विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपको पता है कि भारत में 1900 अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया और इन राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रारंभिक नेता थे वो उदारवादी ही थे। 1885 से 1905 तक का जो काल था उसके प्रमुख उदारवादी नेता बच्चों जैसे एओ हुम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता थे ये लोग। गोखले इनमें से निश्चित रूप से बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर शासन तंत्र में सुधार और स्वराज्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले स्वभाव से ही बहुत नरम थे और उनकी प्रवृत्ति भी थी कि नरम तरीकों से ही हम हमारा काम निकाल लें। बच्चों, आज मैं गोखले के जो राजनीतिक विचार है उनके बारे में बताऊंगी। गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने बर्क की एक पुस्तक थी रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बड़ी उत्कंठा से अपने हृदय में स्थापित किया था। बर्क की भांति गोखले भी सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास करते थे। गोखले में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी और इस भावना ने उन्हें आंदोलन के मार्ग से अलग रखने का कार्य भी किया था। बच्चों, गोखले जो थे उन्होंने ब्रिटिश जाति की उदारता और उनके न्यायप्रियता में उनका विश्वास था। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और उनकी शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था पैदा कर दी थी। वो अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास करते थे। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता और न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना जो है वो राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को वो गौण समझते हैं और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही वो महत्व देते हैं। बच्चों, उनकी न्यायप्रियता, ब्रिटिश न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास था। बहुत ही उदार मना थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा वो भारत ब्रिटिश सहयोग का भी समर्थन करते थे। रानाडे की भांति गोपाल कृष्ण गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है, यानी कि ईश्वर ने ही इन्हें हमें प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ भेजा है, हमारे हित में है और इसने भारत को भारी लाभ भी पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े लाभ थे। समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। बच्चों, जब अंग्रेज लोग आए थे तो भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, हर जगह अराजकता का वातावरण था, तो ये मानते थे कि समस्त देश में ब्रिटिशर्स आने के बाद में शांति और व्यवस्था की स्थापना हुई है, जिसे वो बहुत महत्व देते थे। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि वो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था भी इनके आने पर ही हुई। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनके माध्यम से भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क, ब्रिटिश भाषा जो थी आंग्ल भाषा, उसकी वजह से ही भारत जो है लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी और एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण में वो मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा ये ब्रिटेन के जो साम्राज्यवादी रवैया जो था उसका वो विरोध करते थे, उसकी आलोचना करते थे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए।
श्रेष्ठ साम्राज्यवाद का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान का भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए करे। यानी कि उनमें जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित जो साम्राज्यवाद था उसको वो संकीर्ण साम्राज्यवाद और नितांत अनुचित मानते थे। इसके अलावा बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले को संवैधानिक साधनों में विश्वास था। वैधानिक आंदोलनों में भी वो अडिग विश्वास रखते थे। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे और उसके विरोध भी थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। उनका कहना था कि एक तरह से मैं इस बारे में कहूंगी कि पट्टाभी सीतारमैया ने कहा है कि वे विरोधी को हराने में नहीं परंतु उसको जीतने में विश्वास रखते थे, क्योंकि गांधी के गुरु थे। आपने गांधी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गांधी कितने अहिंसक थे। ऐसे गांधी के गुरु थे। इस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो विरोधियों को हराने में नहीं बल्कि जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। विद्रोह, सशस्त्र क्रांति, विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में इन सब चीजों का कोई भी स्थान नहीं था। उन्होंने संवैधानिक तरीके से याचनाएं, स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पारित करना, शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधि मंडल आदि के बारे में सुझाव भी दिया और स्वयं भी इस पर अमल करते थे। वे इस प्रसंग में इंग्लैंड में प्रचार कार्य को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। 1908 में उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि संवैधानिक साधनों में मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श कभी नहीं दिया। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीकों से निरंतर दबाव डाला जाना चाहिए और यह दबाव प्रभावशाली तभी होगा जबकि उसके पीछे लोकमत की शक्ति और दृढ़ निश्चय हो। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का भी नाम दिया था, लेकिन गोखले इस बात पर अडिग थे कि वो संवैधानिक साधनों में और वैधानिक आंदोलनों में ही कार्य करेंगे। इसके अलावा वो स्वशासन की धारणा में भी विश्वास करते थे। वो क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में विश्वास करते थे और इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य जो है वो भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति था। गोखले का कहना था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो भी आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका जो निराकरण है वो स्वशासन से ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामले का प्रबंध स्वयं करने देना। ये बात उन्होंने कही कि जनता अपने मामलों का प्रबंध जो है स्वयं करेगी तो ही तो स्वशासन आएगा। उन्होंने 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में भी कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है कि वह भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। उन्होंने 1907 में इलाहाबाद में अपने भाषण में कहा था कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था, वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड को प्राप्त थी। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तत्कालीन लक्ष्य नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे संवैधानिक साधनों के माध्यम से अपनी प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जा रहे थे। इन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण का भी विरोध किया। इन्होंने ये कहा कि ये नहीं कि भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकेंगे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगी या सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाएगी। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणामतः जनता के कष्टों को बढ़ाता है। इसलिए इस पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए इन्होंने सुझाव भी दिए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करना। प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिया जाए कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सके।
जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए, जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। इसके अलावा हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए भी सुझाव दिए। सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाए। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो, शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हो। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा व्यक्त की और उस समय तत्कालीन कुछ मांगे भी रखी। गोपाल कृष्ण गोखले शासन व्यवस्था के दोषों से भी परिचित थे। भारत में वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने यह भी कहा कि सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की उन्होंने खुलकर आलोचना भी की और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव भी प्रदान किए। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इस स्थिति के विनाशकारी परिणाम हुए हैं। भारत में शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैयों की भी उन्होंने आलोचना की। इन्होंने 9 तत्कालिक मांगे वहां 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए प्रस्तुत की और ये आशा की, सरकार से ये आग्रह किया कि इन मांगों पर शीघ्र पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाएं। वो मांगे 9 प्रकार की मांगे थी। इसके अलावा इन्होंने सांप्रदायिक एकता में अटूट इन्होंने विश्वास व्यक्त किया। इन्होंने भारत को नैतिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होने के कारण हिंदुओं का यह विशेष दायित्व है कि वे सामान्य राष्ट्रीयता का प्रभाव विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों में सहायक बने। और इसी आधार पर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में भी तिलक के जो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव थे उसमें उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई और इसके कारण वो जनता में कुछ अलोकप्रिय भी हो गए थे। 1905 में उन्होंने भारत सेवक संघ की एक स्थापना इस उद्देश्य से राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। इसके अलावा ये स्वदेशी के समर्थक थे। बहिष्कार के प्रति उन्होंने हमेशा ही चिंताएं, शंकाएं रखी। इन्होंने कहा कि गोखले जो है स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे क्योंकि ये उच्च कोटि के देशभक्त थे और उन्होंने आर्थिक आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने कहा कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन हो। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है उनमें स्वदेशी की महत्वपूर्ण स्थान है। गोखले ने हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने और उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर जोर दिया जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। और इन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण पर भी बात करी कि राजनीति में धर्म का समावेश होना चाहिए क्योंकि बिना धर्म के राजनीति जो है वो पशु विहीन हो गई है और उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए उन्होंने राजनीति में धर्म का समावेश करने की बात कही। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए। साध्य और साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता का भी उन्होंने आग्रह किया। इसके अलावा भारत सेवक समाज की उन्होंने स्थापना की। राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करके गोखले के जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नाम से एक संस्था की स्थापना की। भारत सेवक समाज जो संस्था थी उसमें 7 शपथ लेनी पड़ती थी और दीक्षा ग्रहण करने के पहले जो कि 7 शपथ इस प्रकार थी, अपने विचारों में देश का हित सबसे अधिक महत्व और सर्वप्रथम मान्यता रखेगा और वह शक्ति भर देश की सेवा करेगा।
राष्ट्र की सेवा करते समय वह किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं करेगा। वह प्रत्येक देशवासी को अपने भाई की तरह मानेगा और जाति और संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी की प्रगति के लिए समान रूप से कार्य करेगा। स्वयं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वह उन्हीं साधनों पर आश्रित रहेगा जितने उसे उपलब्ध है अथवा सोसाइटी जितने उन्हें देती है। वह धन कमाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देगा। व्यक्तिगत स्तर पर वह विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करेगा। वह किसी से व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ेगा। वह सदैव ही सोसाइटी के आदर्शों को अपने ध्यान में रखेगा और उसके हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। वह कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सोसाइटी के आदर्शों के विपरीत हो। इसके अलावा बच्चों, इन्होंने जो 9 मांगे रखी थी, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी कि विधान परिषदों का सुधार किया जाए, इन परिषदों का में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाए। देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषद स्थापित हो और जिलाधीश जो है प्रशासन के महत्वपूर्ण मामले में अनिवार्य रूप से इन परिषदों की राय ले। भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग में से की जाए। न्यायिक और कार्यपालिका विभागों का पृथकीकरण, भारी सैनिक व्यय में कटौती, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकता, तकनीकी विकास और विस्तार, देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना, ये 9 मांगे ऐसी थी जो कि एक प्रकार से प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर उसे लोक कल्याणकारी बनाए जाने की बात कही गई। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यदि भारत को कोई संवैधानिक प्रकृति करनी है तो जनता को राष्ट्रीय वित्त के ऊपर नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो पूर्णतः देशभक्त थे और उदारवादी नेता थे। वो गांधी जी के गुरु भी थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपने विचार व्यक्त किए। उनके आर्थिक विचार, उनका राजनीतिक वसीयतनामा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।